हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ देवाशीष देव सर, फिज़िक्स फैकल्टी, मोशन इंस्टीट्यूट कोटा। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 29 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट के फिज़िक्स के सॉल्यूशन। तो आइए करते हैं इनको सॉल्व। तो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस इन द अरेंजमेंट when a small circular loop of wire of radius r is placed inside the large circular loop of wire of side L at the loop of coplanar and the center are coincide। यहाँ पर अपन को दिया हुआ है कि एक बड़ा लूप दिया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा, स्क्वायर लूप है और उसके अंदर एक छोटा सा सर्कुलर लूप लिखा हुआ है। सर्कुलर लूप जो है उसकी रेडियस है कैपिटल आर। अब जो यहाँ पर रेडियस है वो काफ़ी छोटी है स्क्वायर लूप की साइड से, तो हमें इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना है। ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब है कि अगर इन दोनों लूप्स में से किसी एक में करंट फ्लो हो तो उसके करंट फ्लो की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वाले लूप से भी एसोसिएटेड होगा और उस एसोसिएटेड फील्ड की वजह से जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स वहाँ पर जनरेट होगा। तो फ्लक्स जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस से हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि एक के करंट की वजह से दूसरे लूप में जो फ्लक्स जनरेट होता है वो किस तरीके से जनरेट हो सकता है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है phi इक्वल्स टू m इंटू आई। m यहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस है, I यहाँ पर करंट है। अब यहाँ पर अपन जो ले रहे हैं, जो ये सर्कुलर लूप है उसको मैंने सेकेंड लूप कंसिडर किया है और जो स्क्वायर लूप है उसको मैंने फर्स्ट लूप कंसिडर किया है। हमने यहाँ पर करंट फर्स्ट वाले लूप में मान लिया है और सेकेंड वाले लूप में कोई करंट नहीं माना है। इसका मतलब जब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस चेक करेंगे तो हम फ्लक्स तो लेंगे किसका? सेकंड वाले लूप का, और करंट किसका लेंगे? फर्स्ट वाले लूप का। तो एम आई, तो यहाँ पर मैंने लिखा फाई टू इक्वल्स टू एम आई वन। अब फाई टू यानी कि सेकंड वाले लूप, इस वाले लूप में से पास होने वाला फ्लक्स। अब फ्लक्स इसका है तो एरिया इसका होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड स्क्वायर लूप का होगा। तो बी वन इंटू ए टू इक्वल्स टू एम आई वन लिख दिया। अब तो इस हिसाब से m क्या हो गया हमारे पास? b1 a2 डिवाइडेड बाई i1। अब यहाँ पर b1 हमने पता है कि स्क्वायर लूप की वजह से है, a2 जो है सर्कल का एरिया है और i1 जो स्क्वायर फ्रेम का करंट है। तो इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं हम, तो सॉल्व करने पर अब यहाँ पर देखो बच्चों कि जो ये लूप दिया हुआ है तो ये एक वायर है, इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पर होगा। इसी तरीके से इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसी वजह से इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये पूरा जो स्क्वायर लूप है वो चार वायर्स से, फाइनाइट लेंथ के वायर से मिलकर बना हुआ है और फाइनाइट लेंथ के वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है किसी डिस्टेंस पर, वो होता है क्या? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, जिसमें साइन अल्फा साइन बीटा क्या होता है? ये एक अल्फा होगा और एक ये बीटा होगा। तो क्योंकि यहाँ पर चारों के चारों वायर सेम हैं तो हम क्या करेंगे? सिर्फ एक वायर की वजह से, एक साइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमने आगे के स्टेप में किया भी है। तो हमने क्या किया? B1 लिखा, तो B1 टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसके कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ BAB, यानी कि जो हमारे पास AB साइड है वो ये। ठीक, इसकी लेंथ हमारे पास दी हुई थी L, ये आपको L दी हुई है। इट मीन्स ये यहाँ पर क्या हो जाएगी? L/2। ये L/2 है तो बच्चों ये भी L/2 हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो ये एंगल 45 डिग्री हो गया। तो हमारे पास जो अल्फा और बीटा है दोनों ही कितने हो गए? 45 डिग्री। तो हमने फॉर्मूला पुट किया तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई, ठीक है, 2 पाई L/2। यहाँ पर ये, यहाँ पर इस जगह पर, अब यहाँ पर ये देखो 4 पाई L/2 हमने यहाँ पर लिया हुआ है। अब ये यहाँ पर ये नहीं है तो साइन 45 प्लस साइन 45, इसको जब पूरा सॉल्व करते हैं हम तो यहाँ पर, अब यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया, जब पूरा सॉल्व किया हमने तो B1 की वैल्यू हमारे पास ये कुछ निकल कर आती है। इस B1 की वैल्यू को हम यहाँ जो हमने फॉर्मूला लिया है यहाँ पुट कर देंगे। A2 हमारे पास क्या है? A2 हमारे पास हो जाएगा सर्कल का एरिया। तो सर्कल का एरिया कितना होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर जब सारी वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास फाइनली क्या आंसर निकल कर आता है? 2√2 म्यू नॉट आर स्क्वायर इंटू एल।
इट मीन्स ये हमारा फाइनल आंसर हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस का। तो देखो किससे मैच कर रहा है, ये वाला जो आंसर हमारा मैच कर रहा है, कहाँ पर देखो किस जगह पे मैच कर रहा है, ये रहा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फोर्थ आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली कॉन्सेप्ट जो था म्यूचुअल इंडक्टेंस का इस तरीके से था। तो क्वेश्चन आई होप आपको समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम अ मटेरियल इज 5500 एंगस्ट्रॉम. Photoelectrons will be emitted when this material is emitted with the monochromatic radiation from a. तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि एक जो मटेरियल है उसके लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है वो कितनी दे रखी है, 5500 एंगस्ट्रॉम. अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब है कि अगर इससे कम वेवलेंथ की लाइट डाली जाएगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी. ठीक है, अगर इससे ज़्यादा की वेवलेंथ की लाइट डाली जाएगी तो एनर्जी कम होगी. तो बेसिकली थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है उससे ज़्यादा एनर्जी डलने पर ही फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा. तो इट मीन्स थ्रेशोल्ड से ज़्यादा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज़्यादा वेवलेंथ वाली जो लाइट है उस पर तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, लेकिन उससे कम वाली लाइट पर, उससे कम वेवलेंथ वाली लाइट पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन डेफिनेटली होगा. तो हमें बस यही देखना है. तो आप खुद सोच के देखो कि इंफ्रारेड जो होती है और अल्ट्रावायलेट जो होती है, तो ये 5500, ये तो विजिबल लाइट है. तो विजिबल लाइट जो है तो अब किस पे हो सकता है, क्या हो सकता है, देखते हैं. देखो अगर बात करें तो ये विजिबल यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो रेंज होती है विजिबल वाली होती है 4000 से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम तक, और हमें जो दी हुई है वो 5500 एंगस्ट्रॉम दी हुई है. ऑप्शंस में हमें एक तो अल्ट्रावायलेट रेज दी हुई है और एक हमें क्या दी हुई है, यहाँ पर इंफ्रारेड रेज दी हुई है. तो ऑब्वियस ही बात है अल्ट्रावायलेट रेज की जो वेवलेंथ होगी वो 5000 से तो कम ही होगी, और हमें कम वेवलेंथ चाहिए, 5500 एंगस्ट्रॉम से तो कम वेवलेंथ ही चाहिए. तो इससे कम वेवलेंथ हमारे पास होनी चाहिए. तो इसका मतलब अल्ट्रावायलेट वाली अगर रेज डाली जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन डेफिनेटली होगा. तो वही यहाँ पर हमारे रीजन है. तो इस हिसाब से हमारे पास जो आंसर होना चाहिए तो वो अल्ट्रावायलेट के दोनों आंसर हमारे पास होने चाहिए. तो सी पर भी हो सकता है, डी पर भी हो सकता है. तो सी और डी हमारे पास, इसका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा बच्चों, फोर्थ नंबर का इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा. तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक कॉलम वाला दिया हुआ है, कॉलम मैच द कॉलम से रिलेटेड दिया हुआ है. तो आपको बोला गया है यहाँ पर कि एक टाइप, तो एक तरफ तो फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई है और दूसरी टाइप उनकी डायमेंशनल फॉर्मूला दिया हुआ है. ठीक है, हमें मैच करके बताना है. तो एक तो है प्रेशर ग्रेडियंट, एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लेटेंट हीट. तो आइए इनको बारी बारी से देखते हैं. तो पहला प्रेशर ग्रेडियंट. प्रेशर ग्रेडियंट, जब भी ग्रेडियंट की बात आती है यानी कि फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय लेंथ हो जाना चाहिए. तो प्रेशर डिवाइडेड बाय लेंथ, प्रेशर को और क्या लिख सकते हैं, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इनटू लेंथ. तो फोर्स की डायमेंशन, एरिया की डायमेंशन और लेंथ की डायमेंशन लिखते हैं तो हमारे पास प्रेशर ग्रेडियंट की डायमेंशन ऐसी कुछ निकल कर आती है. एनर्जी डेंसिटी यानी कि एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. तो एनर्जी की डायमेंशन हमें पता है ml/t-2 और वॉल्यूम की डायमेंशन L3. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ml-1t-2 यहाँ पर ही हो गई. इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट कूलम. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब फोर्स किसी भी टाइप का हो, यूनिट डायमेंशन तो सेम ही रहने वाली है. तो फोर्स की डायमेंशन पता है हमें ml-t-2, चार्ज की डायमेंशन a/t. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन आ गई. इसी तरीके से लेटेंट हीट की डायमेंशन, तो लेटेंट हीट का मतलब हीट डिवाइडेड बाय मास. तो हीट मतलब एनर्जी ही होती है. तो ml/t-2 डिवाइडेड बाय मास. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास, तो जब हम चेक करते हैं तो हमारे पास जो ऑप्शंस बनते हैं, तो हमारे पास जो यहाँ पर देखिए प्रेशर ग्रेडियंट, तो प्रेशर ग्रेडियंट का जो ऑप्शन बन रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट हमारे पास जो था तो उसकी डायमेंशन क्या आ रही है, ml/t-2. तो ml/t-2 है ना,
L2 T-2 हमारे पास ये निकल कर आ रहा है। तो एक यहाँ पर फर्स्ट वाले के लिए ये ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से एनर्जी एक लेटेंट हीट वाला देखो, लेटेंट हीट वाला पता है आपको कौन सा था, ये वाला ऑप्शन था। तो इसका मतलब डी वाले में तो फर्स्ट आ जाना चाहिए। तो या तो ये ऑप्शन हो सकता है या फिर ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। एक ये ऑप्शन हो जाएगा, एक ये ऑप्शन हो जाएगा। अब ए वाले का देख सकते हैं एनर्जी डेंसिटी का, एनर्जी डेंसिटी का अगर आप देखोगे तो m L-1 T-2। तो ये देखो इस पे कहां पे मैच कर रहा है, L-1 T-2। तो बी वाला क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमने ये सारे जो पिछले ऑप्शंस थे, इन सारे ऑप्शंस में हमने देखा था तो क्या बन के आ रहा था बच्चों, ये सारे ऑप्शन। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या बच जाएगा, थर्ड नंबर का हो जाएगा, ठीक है। आंसर थोड़ा सा जो है क्वेश्चन जो था वो थोड़ा आसान था, है ना, यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड था। अगर हमें डायमेंशन पता है तो हम इसको आसानी से कर सकते थे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 2l into 2l into l side a charge q is placed at center of the surface S having area of 4l square. The flux through the opposite surface to S is given by, यानी कि यहाँ पर एक क्यूबॉइड दिया हुआ है जिसकी दो साइड तो बराबर है और एक साइड l लेंथ की है, और यहाँ पर एक सरफेस के सेंटर पर ये बोल रहा है कि चार्ज रख दिया जाए। तो आइए देखते हैं कैसे किया जा सकता है। तो अपन हमारे पास ऐसी कुछ सिचुएशन है, 2l लेंथ ये है, 2l लेंथ ये है और ये l लेंथ इसकी। तो इस वाले सरफेस के सेंटर पर हमने एक चार्ज रख दिया है, ठीक है। अब हमें टोटल फ्लक्स यानी कि जो सामने वाली सरफेस है इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा वो बताना है। तो एक काम करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं इसके ऊपर एक और इसी टाइप का सिमिलर क्यूबॉइड रख दिया जाए। जैसे ही आप इसके ऊपर एक और सिमिलर टाइप का क्यूबॉइड रखोगे तो ये एक क्यूब के जैसा दिखने लगेगा, एक क्यूब के जैसा दिखने लगेगा। तो इस क्यूब के सेंटर पर ये अब चार्ज आ चुका है। सेंटर पर अगर ये चार्ज आ चुका है तो यहाँ पर इसकी चारों सरफेसेस, ये जो 6 सरफेसेस है, सॉरी जितनी भी सरफेसेस हैं उन सब से इक्वल अमाउंट में फ्लक्स पास होगा। तो टोटल फ्लक्स जो पास होता है वो कितना होगा बच्चों, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। कितनी सरफेसेस हो गई, 1/6। 6 सरफेस है तो एक सरफेस से कितना पास होगा, 1/6। तो इसी तरीके से जो नीचे वाली सरफेस है उससे कितना पास हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/6। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर है Q/6 एप्सिलॉन नॉट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, सेकेंड नंबर का ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है बच्चों। गाउस लॉ से रिलेटेड ये क्वेश्चन था इलेक्ट्रो 1 का। आई होप आपको समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन ऑब्जर्व टू मूविंग ट्रेन ए रीचिंग द स्टेशन and B leaving the station with equal speed of 30 meter per second. If trains emit sound with frequency 300 hertz और साउंड की स्पीड दी हुई है 330 मीटर पर सेकेंड, तो हमें बताना है अप्रोक्सीमेट डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द पर्सन। देखो क्या हो रहा है, एक स्टेशन है, एक स्टेशन पर एक बंदा खड़ा हुआ है, एक ट्रेन आ रही है और एक ट्रेन जा रही है। तो जो ट्रेन आ रही है और जो ट्रेन जा रही है दोनों की स्पीड सेम दी हुई है, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड दी हुई है। जो ट्रेन आ रही है और जो ट्रेन जा रही है दोनों से एक साउंड निकल रही है जिसकी फ्रिक्वेंसी है 300 हर्ट्ज। तो जो ट्रेन आ रही होगी उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा सुनाई देगी और जो ट्रेन जा रही है उसकी फ्रिक्वेंसी कम सुनाई देगी। तो जो ट्रेन आ रही है और जो ट्रेन जा रही है उन दोनों की फ्रिक्वेंसी ऑब्जर्वर के पास एक साथ ही आ रही है। तो ऑब्जर्वर दो तरह की फ्रिक्वेंसी यहाँ पर सुन रहा है। अब दो तरह की फ्रिक्वेंसी सुन रहा है तो जब भी कोई ऑब्जर्वर या कोई पर्सन दो फ्रिक्वेंसी सुनता है तो उसको बीट्स भी सुनाई देती है। तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस अपन को देखना है। तो देखो बच्चों, मान लेते हैं ये ऑब्जर्वर है और एक ट्रेन इधर से आ रही है 30 मीटर पर सेकंड से और बी वाली जा रही है 30 मीटर पर सेकंड से। तो ए की वजह से जो फ्रिक्वेंसी सुनाई दे रही होगी ऑब्जर्वर को वो डॉपलर इफेक्ट से अगर देखेंगे तो एफ नॉट वी डिवाइडेड बाई वी ए। फॉर्मूला क्या होता है, एफ नॉट वी माइनस वी ऑब्जर्वर डिवाइड प्लस माइनस और वी प्लस माइनस वी सोर्स।
क्योंकि ऑब्जर्वर रुका हुआ है इसलिए ये तो हमने 0 कर दिया और सोर्स जो है वो चल रहा है। अब क्योंकि सोर्स की वजह से सोर्स पास आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो इसलिए हमें यहाँ पर माइनस का साइन लिया, तो हमने यहाँ माइनस का साइन लिया। v वेलोसिटी ऑफ साउंड है तो 330 लिखा, यहाँ 330 लिखा, 30 यहाँ लिखा और f नोट की वैल्यू 300 रखी। मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो a की फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को सुनाई दे रही होगी वो कितनी होगी, 330 हर्ट्ज। अब b जो है वो तो दूर जा रहा है ना, b दूर जा रहा है तो इसमें भी ऑब्जर्वर तो 0 होगा, बट सोर्स चल रहा है, सोर्स कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी। तो फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा बच्चों, प्लस और माइनस में से प्लस लेना पड़ेगा। तो जब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर v की वैल्यू तो 330 प्लस 30 करोगे तो ये वैल्यू हमारे पास 275 निकल कर आती है। अब हमें डिफरेंस पूछा गया है फ्रीक्वेंसीज का, डिफरेंस कितना होगा, तो फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 330 माइनस 275 यानी कि 55 हर्ट्ज यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस सुनाई देगा। तो इसका मतलब बच्चों आंसर क्या हो जाना चाहिए, 55 हर्ट्ज यहाँ पर आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था साउंड चैप्टर का। आई होप आपको समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड डाउन द प्लेन इंक्लाइन एट द 30 डिग्री with an acceleration g/4 the value of coefficient of kinetic friction will be। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक इंक्लाइन प्लेन है, उस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक ब्लॉक को रख दिया जाए और वो इंक्लाइन प्लेन रफ है और उसको नीचे की तरफ छोड़ा जाता है। जब छोड़ा जाता है तो वो नीचे की तरफ आता है और किस एक्सेलरेशन से आता है, g/4 के एक्सेलरेशन से आता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होगा, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, वो हमें बताना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, ये देखो ब्लॉक m मास का दिया हुआ है, mg sin थीटा नीचे लग रहा होगा और mg cos थीटा इस तरीके से लग रहा होगा। एक नॉर्मल है जो इधर लग रहा होगा, फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा और एक्सेलरेशन ऐसे है। अब बात करें तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है, क्योंकि ब्लॉक चल रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा म्यू इंटू एन। म्यू जो यहाँ पर है काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, एन नॉर्मल है, एन को लिखा जा सकता है mg cos थीटा। तो एफ के क्या हो गया, म्यू mg cos थीटा। अब क्योंकि अपन को पता है ये ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है इंक्लाइन प्लेन पर, तो एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। नेट फोर्स कितना होगा, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। ये वाला फोर्स माइनस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हमने लिखा है डिवाइडेड बाय मास। m से m सब जगह कैंसिल आउट हो गया। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री अपन रख ही देते हैं, तो यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट करने पर हमारे पास a की वैल्यू भी g/4 जो कि क्वेश्चन में गिवन है, इसको वैल्यू को पुट करते हैं। पुट करने पर जब पूरा सॉल्यूशन निकालते हैं तो हमारे पास म्यू की वैल्यू जो निकल कर आती है वो क्या निकल कर आती है, 1/2√3। तो इसका कौन सा ऑप्शन हमारे इसमें क्वेश्चन के साथ मैच हो रहा है, फर्स्ट ऑप्शन जो है क्वेश्चन के साथ मैच हो रहा है। तो सिंपल क्वेश्चन था, बस अपन को यहाँ पर एनएलएम में फ्रिक्शन वगैरह के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो आई होप आपका ये क्वेश्चन सही हुआ होगा और ये क्वेश्चन अभी समझ में भी आया होगा। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a bicycle tire is filled with an air having pressure 270 kilopascal at 27 degrees Celsius. The approximate pressure of the air in the tire when the temperature increases to the 36 डिग्री। ये बोल रहा है कि साइकिल का टायर है ना, साइकिल का टायर दिया हुआ, इस साइकिल के टायर के अंदर हवा भरी हुई है, हवा भरी हुई है तो प्रेशर इसका दिया हुआ है कुछ, है ना, और 27 डिग्री। अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो इसके अंदर जो प्रेशर होगा वो कितना होगा। अब खुद समझो कि साइकिल का जो टायर है उसका वॉल्यूम तो फिक्स हो गया ना, क्योंकि वो एक तो पर्टिकुलर शेप के अंदर है तो उसका वॉल्यूम तो बढ़ नहीं सकता, तो वॉल्यूम तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, है ना। तो उसी के हिसाब से अपन, तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो देखते हैं आओ इसको कैसे किया जा सकता है। PV इक्वल्स टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन ली, नॉन जो n यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स है वो कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो क्या P ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। तो इनिशियली P1 जो है वो हो गया 270 किलो पास्कल, कितने टेम्परेचर पर, T1 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में जरूर चेंज करना है, तो 300 केल्विन। P2 हमें कैलकुलेट करना है 36 डिग्री सेल्सियस पर, तो 36 डिग्री सेल्सियस मतलब 309 केल्विन।
फॉर्मूला लगाएंगे तो P2 डिवाइडेड बाई P1, T2 डिवाइडेड बाई T1। P2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सिंपल क्वेश्चन है। P1 की वैल्यू पुट कर दो, T2 की वैल्यू केल्विन में पुट कर दो। ये ध्यान रखना, जब भी PV = एनआरटी लगाते हैं तो टेम्परेचर जो होना चाहिए वो केल्विन में ही होना चाहिए। केल्विन में पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे, हमारे पास जो P2 है अप्रोक्सीमेटली 278 किलो पास्कल निकल कर आएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच करेगा बच्चों? 278 किलो पास्कल का ये ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ये केटीजी से रिलेटेड क्वेश्चन था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिंगल करंट कैरिंग लूप ऑफ वायर carrying current I flowing in the anti-clockwise direction seen from positive z direction and lying in the xy plane is shown in figure. The plot of j component of the magnetic field at a distance a less than the radius and on the yz plane and वर्सेस वाई कोऑर्डिनेट। ये कहना चाह रहा है कि एक लूप दिया हुआ है, उस लूप के एक तरफ बढ़ने पर, अब हमें पता है कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी भी लूप की वजह से दिया जाए, रिंग की वजह से दिया जाए, तो वो हो जाता है म्यू नॉट आई, ठीक है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर और 2 अंडर रूट, या इसको अपन ले लेते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक। और ये यहाँ पर है, तो बेसिकली यहाँ पर जो वेरिएशन आता है, ये वेरिएशन किसकी तरह से निकल कर आता है? जो ये वेरिएशन निकल कर आता है तो धीरे धीरे पहले मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, फिर धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। तो ये आपको थ्योरेटिकल पार्ट में भी पढ़ाया जाता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। किसी भी रिंग की वजह से उसकी एक्सेस पर जो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है, ये उस तरीके का क्वेश्चन है। इसको एज इट इज़ वैसे ले सकते हैं, क्योंकि इसने बोला है कि जो ये ए है ना, ये ए बहुत छोटी है रेडियस के कंपैरेटिवली, तो इसको ऑलमोस्ट एक्सेस पर ही माना जा सकता है। तो एक्सेस पर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की तरह ही ये फॉर्मूला बनेगा और ग्राफ भी ऐसा बनेगा। तो ये सिंपली इसका ग्राफ जो हो जाएगा फर्स्ट वाला हो जाएगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, थ्योरेटिकल पार्ट से उठाया हुआ सीधा क्वेश्चन आया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस टेंशन ऑफ अ सोप बबल इज 2.0 into 10⁻⁻² न्यूटन मीटर इनवर्स। वर्क डन टू इंक्रीज द रेडियस ऑफ द सोप बबल फ्रॉम 3.5 सेंटीमीटर टू 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सोप बबल दिया हुआ है, सोप बबल की पहले रेडियस कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर, बाद में बढ़ा के कितनी कर दी गई? 7 सेंटीमीटर। तो बढ़ाने में जो वर्क डन किया गया होगा वो वर्क डन निकालना है। तो जो वर्क डन किया गया होगा, तो जैसे ही अपन एरिया बढ़ाते हैं, रेडियस बढ़ाते हैं, तो एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा तो सरफेस एनर्जी बढ़ जाएगी। तो फाइनल सरफेस एनर्जी और इनिशियल सरफेस एनर्जी का जो डिफरेंस होगा उतना ही तो वर्क डन करना पड़ा होगा। तो वही अपन को चेक कर लेना है। तो आओ देखते हैं कैसे किया जा सकता है। हमें सरफेस टेंशन दी, हमें यहाँ पर सरफेस टेंशन दे रखी है, ये देखो ये सरफेस टेंशन दे रखी है, इनिशियल रेडियस भी गिवन है, फाइनल रेडियस गिवन है। अब यहाँ पर वर्क डन है टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, क्योंकि सरफेस एनर्जी जो होती है वो होती है सरफेस टेंशन इनटू एरिया। तो सरफेस टेंशन इनटू एरिया, तो हम क्या लिखेंगे? सरफेस टेंशन इनटू फाइनल एरिया माइनस सरफेस टेंशन इनटू इनिशियल एरिया। तो सिंपली क्या लिखा जा सकता है? A2 माइनस A1। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है। अब एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना है, नंबर ऑफ लिक्विड एयर लिक्विड सरफेसेस। तो सोप बबल के अंदर भी हवा होती है और बाहर भी हवा होती है। तो जो लेयर है ना, वो दो जगह पर हवा के साथ कांटेक्ट में, तो यहाँ पर हमें वो मल्टीप्लाई करना जरूरी है। तो ये 2 होगी ये वैल्यू, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया टी, और एरिया, तो एरिया स्फेयर का एरिया जो होता है 4πr² होता है। तो 4πr² माइनस R1। R2 R1 की वैल्यू हम पुट कर देंगे किस तरीके से? सारी वैल्यूज जो है आपको वो किस में पुट करनी है? SI में पुट करनी है। जो पूरी वैल्यूज पुट करते हैं, अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर निकल कर आता है 18.47 इंटू 10⁻⁻4 जूल निकल कर आता है बच्चों, है ना। तो देखते हैं ऑप्शन में किसके साथ ये मैच कर रहा है। तो हमने देखा ये फोर्थ ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सरफेस टेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, सरफेस एनर्जी वाला पार्ट से आया हुआ है, ठीक है। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है असर्शन रीजनिंग वाला दिया हुआ है। पहला असर्शन आपको दिया हुआ है कि इफ dq and dw represent the heat supplied to the system and the work done on the system, और हीट dq जो है वो हीट सप्लाई टू द सिस्टम, तो देन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स dq इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए, du माइनस dw। अब बच्चों देखने वाली बात ये है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स dq इक्वल्स टू क्या होता है, du प्लस dw होता है। तो यहाँ पर du जो होगा यहाँ पर तो ठीक है, उसके बारे में अभी कुछ बोला नहीं है तो इसको जैसा है वैसा रहने देंगे। लेकिन वर्क डन ऑन द सिस्टम यानी कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो जाएगा, तो यानी कि ये जो वर्क डन है वो नेगेटिव होना चाहिए और जो dq है वो पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर सप्लाइड है। तो ये जो है वो सही दिया हुआ है। रीजन इसका जो है, रीजन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बिल्कुल सही बात है ना, ये दोनों करेक्ट है और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन इसका हो जाना चाहिए। थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। साइन कन्वेंशन कैसे लेना है, कुछ बच्चों ने हो सकता है जल्दबाजी में इसे गलत कर दिया हो, लेकिन यहाँ चीज का ध्यान रखना, हीट सप्लाई टू द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम बोल रखा है ना। ऑन द सिस्टम मतलब उसको कंप्रेस करके उसका वॉल्यूम घटाया गया है, इसलिए डी डब्ल्यू जो है वर्क डन जो है नेगेटिव आएगा। ठीक है बच्चों, इसका सॉल्यूशन ये हमने इस तरीके से किया हुआ ही है। तो इसका जो आंसर होने वाला है बच्चों, फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड। इफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैविंग हाफ लाइफ ऑफ 30 मिनट्स इज अंडरगोइंग बीटा डीके, द फ्रैक्शन ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट रिमेन्स अनडीके आफ्टर 90 मिनट विल बी। ये बोल रहा है कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका हाफ लाइफ कितना है, 30 मिनट्स है। तो आपको बताना है कि 90 मिनट्स के बाद कितना एक्टिव रेडियो एक्टिव एलिमेंट बच जाएगा। अनडीकेड का मतलब तो यही हुआ ना। तो कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पर ये हमें दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, तो कितने हाफ लाइफ निकल चुके होंगे वो अपन देख लेते हैं। तो 90 डिवाइडेड बाई 30 यानी कि 3 हाफ लाइफ निकल चुके हैं। तो हमें पता है कि जो एक्टिव रेडियो एक्टिव एलिमेंट होंगे, एक्टिव जो न्यूक्लियस होंगे वो कितने होंगे, उसके लिए अपन क्या लिखते हैं, एन नॉट डिवाइडेड बाई 2 की पावर n। तो n नॉट डिवाइडेड बाई 2, n की वैल्यू हमारे पास ये वही है जो कितने हाफ लाइफ है यहाँ पर, तो n नॉट डिवाइडेड बाई 8। तो इन्होंने पूछा कितना फ्रैक्शन यहाँ पर बचा होगा, तो फ्रैक्शन निकालने के लिए n डिवाइडेड बाई n नॉट करोगे तो कितना आएगा, 1/8। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, n नॉट एक हाफ लाइफ के बाद n नॉट बाई 2 होगा, सेकेंड हाफ लाइफ के बाद n नॉट बाई 4 होगा, और अगली एक और हाफ लाइफ के बाद n नॉट बाई 8 होगा। तो कितना अनडिकेड बचे, n नॉट बाई 8। तो 1/8 फ्रैक्शन यहाँ पर अनडिकेड बच चुका है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाना चाहिए, इसमें हो जाना चाहिए फर्स्ट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन था न्यूक्लियर फिजिक्स का। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास m मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, द स्पीड ऑफ द ईच पार्टिकल विल बी। तो यहाँ पर बोल रहा है कि दो पार्टिकल जिनका मास इक्वल है, एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फोर्स के अट्रैक्शन की वजह से वो एक दूसरे किस में घूम रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, है ना। तो हमें बताना है कि स्पीड जो होगी वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं बच्चों कैसे किया जा सकता है। ये देखो, एक पार्टिकल m है, ये दूसरा पार्टिकल m है, ये एक दूसरे के चारों तरफ एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से घूम रहे हैं। तो म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से घूम रहे हैं, तो इनके सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहे होंगे सर्कुलर मोशन। इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आएगा, एकदम सेंटर पर, एकदम सेंटर पर आने वाला है। क्यों, क्योंकि दोनों का जो यहाँ पर सेंटर दिया, दोनों का मास इक्वल दिया हुआ है। तो ये इधर दिया हुआ है, ये इधर दिया, इसकी वेलोसिटी v है तो इसकी भी वेलोसिटी v है। अगर मास अलग अलग होता तो वेलोसिटी भी अलग अलग हो सकती थी, वो अपन लीनियर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से देख सकते हैं। तो खैर किसी एक ऑब्जेक्ट पर, किसी एक पार्टिकल पर नेट फोर्स जो होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, ये किसके बराबर होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m
वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर के। यहाँ जो आर लेते हैं वो रेडियस ऑफ सर्कल होगी, और जो यहाँ इसके लिए जो आर लेंगे वो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी। तो यहाँ एम वी स्क्वायर आर इक्वल्स टू जी एम इंटू एम डिवाइडेड बाई 2r का होल स्क्वायर। इस चीज का ध्यान रखना है, कई बार हम जल्दबाजी में इसको r लिख देते हैं, जबकि ये इसके नीचे जो r आ रहा है वो r कौन सा होना चाहिए, दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो इसको पूरा सोल्व करने पर हमारे पास r v की जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो क्या निकल कर आ रही है, अंडर रूट जी एम डिवाइडेड बाई 4r। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पर हमारे पास जो दोनों पार्टिकल्स हैं या दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं इनकी जो स्पीड होगी वो क्या आने वाली है, ये। तो चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो मैच कर रहा है। अगर आपने ये ऑप्शन टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही हुआ होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इफ द हाइट ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीना आर 80 मीटर इज द मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस विल बी। अर्थ की रेडियस अपन को दी हुई है। तो बच्चों कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है फिर एक बार, तो देखते हैं कैसे किया जा सकता है। ये अर्थ है, मान लो ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है और ये रिसीविंग एंटीना है, ठीक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लाइन ऑफ साइट है, तो यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन जो है ये हाइट ऑफ एंटीना दोनों दिए हुए। हमें इसका फॉर्मूला पता होता है ना, d इक्वल्स टू हम लिखते हैं डिराइव करके 2r/h। ये r जो है रेडियस ऑफ अर्थ है और h एंटीना की हाइट है, और d जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस होती है। तो ट्रांसमिटिंग एंटीना के लिए ये चीज हो जाए। अब क्योंकि ट्रांसमिटिंग एंटीना और रिसीवर एंटीना दोनों की हाइट सेम है तो इसके लिए दोनों डिस्टेंसेस सेम सेम हो जाएगी। तो टोटल लाइन ऑफ साइट जो होगी वो ये वाली डिस्टेंस dt और dr दोनों ही ऐड करने पर आएगी। तो दोनों की वैल्यू ऐड करोगे तो देखो बच्चों दोनों ही बराबर बराबर है तो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो जब वैल्यूज पुट करोगे r की वैल्यू पुट कर दो और h की वैल्यू पुट कर दो। जो पूरी वैल्यूज पुट करते हो तो आपके पास कितना निकल कर आ जाता है 64 किलोमीटर। यानी कि अगर आपने रिसीवर और ट्रांसमीटर एंटीना 80 मीटर का लिया हुआ है तो उन दोनों एंटीनों से 64 किलोमीटर तक की रेंज में डायरेक्ट कम्युनिकेशन करवाया जा सकता है। तो ये है खास बात इस क्वेश्चन की। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। जिन लोगों का ये आंसर आ रहा था तो बधाई हो, ये आंसर आपका सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपने पास, अ कार इज मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व रोड विद रेडियस 50 मीटर। The approximate maximum speed of car will be if friction between tire and road is 0.34। देखो फिर से बहुत आसान सा क्वेश्चन। सर्कुलर मोशन में व्हीकल की सर्कुलर ट्रैक पर मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी व्हीकल अगर सर्कुलर ट्रैक पर है तो टायर और सरफेस के बीच में, ग्राउंड के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो दे दिया जाए तो मैक्सिमम स्पीड हमें पता है निकाली जा सकती है। तो देखते हैं इसको कैसे किया जा सकता है। फॉर्मूला हमारे पास अंडर रूट म्यू आर जी। म्यू तो म्यू की वैल्यू अपन रख सकते हैं, यहाँ पर आर की वैल्यू रख सकते हैं, जी की वैल्यू रख सकते हैं। आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक जो कि क्वेश्चन में गिवन है बिल्कुल अच्छे से। म्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, जब पूरा सोल्व करते हैं तो ये अंडर रूट 171, तो लगभग 169 के आसपास बोला जा सकता है। 169 का मतलब अंडर रूट 169 अप्रोक्स 13 आएगा। तो आंसर जो है हमारा कौन सा होना चाहिए, सेकंड आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर 13 है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। फॉर्मूला अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन को करने में कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। तो बढ़ते हैं फिर इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ थर्मल एनर्जी रिलीज इन टू रेजिस्टेंस R एंड 3R कनेक्टेड इन पैरेलल इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये बोल रहा है कि दो रेजिस्टेंस ले लो R और 3R के, दोनों को पैरेलली जोड़ दो एक किसके साथ, एक बैटरी या किसी भी पावर सप्लाई के साथ। तो दोनों के थर्मल एनर्जी जो निकलेगी वो कितनी हो सकती है। तो थर्मल एनर्जी की बात चल रही है भाई, तो यहाँ पर एक R रेजिस्टेंस ले लिया है और एक 3R रेजिस्टेंस ले लिया है, दोनों के अक्रॉस पैरेलल में जोड़ के वोल्टेज। तो यहाँ पर जो पावर है तो थर्मल एनर्जी क्या होगी, पावर इनटू टाइम। तो थर्मल एनर्जी होती है, का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R इंटू टी या V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R इंटू टी।
ये v कांस्टेंट है, टाइम अपन को सेम लेना है, तो h इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बच्चों, r हो जाएगा। तो जहां पर जो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ थर्मल एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पर फॉर्मूले के हिसाब से अगर देखें तो H1 डिवाइडेड बाई H2 क्या होने वाला है, H1 यानी कि इस जगह ले लेते हैं, तो H1 के करस्पॉन्डिंग तो R हो जाएगा और H2 के करस्पॉन्डिंग 3R हो जाएगा। तो हमारे पास जो थर्मल एनर्जी है इसका जो रेशो आने वाला है वो कितना आने वाला है, 3:1 आने वाला है। तो अगर ये क्वेश्चन सिर्फ करंट की हीटिंग इफेक्ट रिलेटेड था, ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो बहुत अच्छे से हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आपने ये क्वेश्चन सही किया है ना, अगर आपका फोर्थ ऑप्शन आया है तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड एट एंगल 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। The ratio of kinetic energy of the stone at point of projection to its kinetic energy at highest point of the flight will be। ये बोल रहा है कि एक पत्थर फेंको, एक स्टोन जो है इसको प्रोजेक्ट किया है 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट किया इस तरीके से। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जब ये मैक्सिमम हाइट पर है तो इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी और जब प्रोजेक्ट किया है उस समय इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये हमसे ये पूछ रहा है कि भाई जब प्रोजेक्ट किया था ना उस टाइम पर काइनेटिक एनर्जी और जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच चुका है उस समय काइनेटिक एनर्जी आप बता दो, उसका रेशो बता दो, तो आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं भाई कैसे किया जा सकता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर अपने पास ये डायग्राम है। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं v0 लेकर चल रहा हूँ 30 डिग्री एंगल पर, तो मैक्सिमम हाइट पर सिर्फ कौन सी वेलोसिटी बचती है, v0 cos 30 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से बचता है। तो काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पर इनिशियली ये हो जाएगी हाफ mv0 स्क्वायर, और मैक्सिमम हाइट पर जो एनर्जी है वेलोसिटी है वो बचेगी सिर्फ v0 cos 30। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 m v0 cos 30 का स्क्वायर। सोल्व करोगे पूरा तो आपके पास ये काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पर आएगी। अब इसने क्या बोला, सिर्फ कि दोनों का रेशो ले लो, ले लेते हैं भाई। एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 3mv0 डिवाइड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, दोनों को कैंसिल आउट कर दोगे, इधर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, थोड़ी सी काटा पीटी करेंगे तो अपने पास के ए बाई के बी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 4/3। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा मैच कर जाएगा, फोर्थ ऑप्शन मैच कर जाएगा। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था, प्रोजेक्टाइल से क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा वर्क एनर्जी पावर को इन्होंने मिक्स कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े हैं तो हम इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, सॉल्यूशन समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपन को बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। चार ऑप्शन आपको दिए हुए, चार स्टेटमेंट दिए हुए, इनमें से कौन सा सही है। पहला बोला गया है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो पहला क्वेश्चन यही बोल रहा है कि लाइट की जो स्पीड है वैक्यूम में डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन पर डिपेंड करती नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती है। बी ऑप्शन, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है मीडियम में इंडिपेंडेंट रहती है वेवलेंथ ऑफ द लाइट से। ये कहना क्या चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि स्पीड जो है वो इंडिपेंडेंट, वेवलेंथ अगर चेंज हो जाए तो हो जाए, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, नहीं, बट ऐसा नहीं है। जो वेलोसिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है म्यू के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के। तो म्यू मतलब मीडियम चेंज होगा, तो मीडियम चेंज होगा तो वेवलेंथ भी चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज होगी तो वी भी चेंज होगी। तो इसका मतलब वेलोसिटी मीडियम के अंदर लाइट की वेवलेंथ पर भी डिपेंड करती है, यानी कि ये भी गलत है, ये तो गलत है ही सही, ये भी गलत है। सी देखते हैं, द स्पीड ऑफ द लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मोशन ऑफ द सोर्स, बिल्कुल सही। स्पीड ऑफ द लाइट जो है वो सोर्स के स्पीड पर डिपेंड नहीं करती, उसके मोशन पर डिपेंड नहीं करती है, तो बिल्कुल सही है। स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी, मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड जो मीडियम जो इंटेंसिटी है उस पर डिपेंड नहीं करती। इंटेंसिटी का मतलब क्या है, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में निकल कर आ रहा है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है।
लाइट तो जिस स्पीड से आ रही है उसी स्पीड से आएगी। तो बेसिकली लाइट जो है वो मीडियम के अंदर जो लाइट होती है वो सिर्फ उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने चेंज कर दिया तो लाइट की स्पीड भी चेंज हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और थोड़ा डिटेल में अगर आप देखो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो म्यू जो होगा वो परमिटिविटी और परमेबिलिटी पर डिपेंड करता है। खैर ये अगले वाले पार्ट में चला जाता है। तो क्वेश्चन में जो अपन को पूछा गया था उस हिसाब से हमारे सी और डी ऑप्शन सही है। तो कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है इसका, तो यही हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। थोड़ा सा अगर अपन को थ्योरेटिकली पार्ट पता है तो अपन इस क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। आई होप आपका क्वेश्चन सही भी हुआ होगा और अभी जो मैंने चीज़ें बताई हैं उससे आपको चीज़ों में कुछ कन्फ्यूज़न है तो क्लैरिटी भी आई होगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन जो देखने पर ही लग रहा है यंग मॉड्यूलस से रिलेटेड है, वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। पढ़ लेते हैं एक बार। इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 slits आर illuminated with a light of the wavelength 800 nanometer. The light joining A1P is perpendicular to A1A2 as shown in the figure. If the first minimum is detected as P, द वैल्यू ऑफ स्लिट सेपरेशन ए विल बी। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो A1P और ये ऐसे डायग्राम में दिया हुआ है इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है बच्चों? ए दिया हुआ है और A1 के जस्ट सामने ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये इसके जस्ट सामने होगा। और P पर क्या आ रहा है? P पर हमारे पास फर्स्ट मिनिमा आया है। फर्स्ट मिनिमा आया है इट मीन्स यहाँ पर बीटा बाई 2 बना होगा। तो ये जो बीटा बाई 2 है तो वो क्वेश्चन में यही पूछना चाह रहा है कि ये ए की वैल्यू बता दो आप। तो और डी की वैल्यू कितनी ले रखी है? 5 सेंटीमीटर। तो कंपैरेटिवली देखें तो डी जो है वो लैम्डा और ए के कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो अपन यहाँ अप्रोक्सीमेशन वाला तरीका यूज़ कर सकते हैं। तो आओ इसको सोल्व करके देखते हैं। तो यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट इधर a/2 ये β/2 के बराबर होगा। β/2 बेसिकली इस P पॉइंट की जो फर्स्ट मिनिमा है उसकी सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस है। तो ये β/2 यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है? ये β/2। ये किसके बराबर है? a/2 के बराबर है। जो अपन β/2 बीटा ऐसे लिखते हैं ना, ये क्या होती है? सेंट्रल मैक्सिमा से उस पोजिशन की डिस्टेंस। तो β/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? a/2। तो बीटा इक्वल्स टू ए। अब बीटा होता है हमारे पास लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल ए। इसको सॉल्व करोगे, लैम्डा पता है, डी पता है, तो इसकी सारी वैल्यूज अगर अपन पुट कर देते हैं तो अपने पास ए की वैल्यू क्या निकल कर आती है? 0.2 मिलीमीटर ये निकल कर आ जा रही है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा बच्चों? फोर्थ नंबर का ऑप्शन अपने पास मैच कर रहा है। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वेव ऑप्टिक्स का टॉपिक, वेव ऑप्टिक्स चैप्टर से यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में अपन को 4 स्टेटमेंट दिए हुए, इन चारों स्टेटमेंट के बारे में अपन को बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड। कौन सा सही नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है इट इज अ हेविली डोप पीएन जंक्शन, है ना। तो पीएन जंक्शन जो है हेविली डोप हो सकता है, तो बिल्कुल सही है, हो सकता है, कंफर्म नहीं है, बट यहाँ पर स्टेटमेंट के फॉर्म में बोला हुआ है तो अपन मान सकते हैं कि हाँ ये हेविली डोप हो सकता है। उसी के बेसिस पर उसके अलग अलग कलर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सही है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो ये वाला तो करेक्ट हो जाएगा। इट इमिट्स लाइट ओनली व्हेन इट इज इन फॉरवर्ड बायस। लाइट इमिटिंग डायोड सिर्फ किस में काम करता है? फॉरवर्ड बायस में, तो ये भी सही है। इसके बाद बोला जा रहा है इट इमिट्स लाइट ओनली व्हेन इट इज इन रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में जब होता है तो ये काम नहीं करता, यानी कि गलत है। और अगला दिया हुआ द एनर्जी ऑफ लाइट इमिटेड इज इक्वल्स टू और स्लाइटली लेस देन द एनर्जी गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर यूज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो लाइट इमिट होती है उसकी जो एनर्जी होगी वो एनर्जी थोड़ी सी कम होनी चाहिए एनर्जी बैंड गैप से। तो ठीक है, क्यों ही होनी चाहिए? क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी भी तो लॉस हो सकती है। तो हमें इनकरेक्ट ढूंढना था, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो इनकरेक्ट कौन सा है? सी वाला। तो हमारा जो आंसर ऑप्शन में मैच करना है वो कौन सा हो जाएगा? सी नंबर का, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, सेमीकंडक्टर के डायोड वाले पोर्शन से रिलेटेड था। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट मिड पॉइंट ओ ड्यू टू करंट अरेंजमेंट एज शोन इन द फिगर। ये कुछ आपको इस तरह से अरेंजमेंट दिए हुए और इनकी वजह से अपन को ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखो बच्चों, करंट दोनों में आई दिया हुआ है। अब एक छोटी सी चीज़ है कि कोई भी अगर वायर है, उस वायर की एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट आता है तो वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो ज़ीरो होगा। ठीक है, तो ए बी वाले वायर की वजह से ओ पॉइंट, ए बी वायर ओ पॉइंट जो है ए बी वायर के एक्सिस पर आ रहा है और ई डी वायर के भी एक्सिस पर आ रहा है, तो इन दोनों की वजह से यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होने वाला है। लेकिन बी सी और ई टी वायर जो है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, क्योंकि ये ओ पॉइंट जो है ये एक सेमी इन्फिनिटी वायर है, ये भी एक सेमी इन्फिनिटी वायर। तो सेमी इन्फिनिटी वायर की वजह से किसी एक सेमी इन्फिनिटी वायर की वजह से उसके किसी एक एंड के सामने किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अपन जब लिखते हैं तो उसको हम म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर से लिख देते हैं। तो यहाँ पर और यहाँ पर, तो सबसे पहले इसका मतलब से बी और सी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने वाला है और ई और टी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने वाला है। तो बी और सी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से देखोगे तो ये कहाँ पर आएगा बच्चों, बाहर की तरफ, और इसकी वजह से भी बाहर की वजह से, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि बाहर की तरफ आ रहा है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर ये चीज़ अपन ने देखी, यहाँ पर तो हमने देखी कि भाई ये वाली चीज़ इसकी जीरो हो जाएगी बट इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो बी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी सी जब लिखोगे तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर आएगा, और आर क्या है देखो, आर का मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की, तो ये टोटल ए है, तो ये कितना हो जाएगा, ए बाई 2 हो जाएगा, है ना। तो ए बाई 2 वैल्यू आर की जगह रख दी, पूरा सॉल्व करेंगे तो आउटवर्ड आ रहा था ये, सिमिलर इसकी वजह से भी हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई पाई ए आउटवर्ड डायरेक्शन में इसका आंसर निकल कर आना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड पूछा गया था तो ये हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो जो इसका ऑप्शन होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन हो जाना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन इसका हो जाना चाहिए। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ठीक है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन था, वायर के मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है बच्चों इंटीजर टाइप का, दिया हुआ है एज शोन इन द फिगर द 3 आइडेंटिकल पोलरॉइड P1, P2, P3 आर प्लेस्ड one after another. The path axis of P2, P3 are inclined at 60 degree and 90 degree with respect to axis P1. The source as has an intensity 256 watt per meter square. The intensity of light at point O is. तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये जो यहाँ पर एक पोलरॉइड ये है, एक पोलरॉइड ये और एक पोलरॉइड ये दिया हुआ है। यहाँ पर एक सोर्स रखा हुआ है जिसकी इंटेंसिटी कितनी है, 256। तो जो पोलरॉइड से इस पहले वाले पोलरॉइड से जब यहाँ पर लाइट पास होती है तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी आएगी वो हाफ हो जाती है। तो 256 डिवाइडेड बाई 2 डायरेक्टली कितनी हो जाएगी, 128। उसके बाद यहाँ पर जो इंटेंसिटी आती है वो मैलस लॉ जो होगा यहाँ पर होगा उसको फॉलो करके आएगी। तो आई कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर आएगी, है ना। तो इसके जस्ट बाद यहाँ पर इंटेंसिटी 128, तो 128, तो इसके साथ ये पोलरॉइड कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो देखो बच्चों, तो ये तो इंटेंसिटी इनिशियल वाली, इंटेंसिटी आफ्टर पासिंग P1 इज I1, तो ये तो कितना हो गया 128। इंटेंसिटी आफ्टर पासिंग P2 इज I2, तो I2 यहाँ पर हो जाएगा, I2 मतलब ये वाली चीज, ये यहाँ पर I1 आया, यहाँ I2 आया और ये यहाँ पर फाइनली I3 आया। तो जो I2 आ रहा है वो I1 cos स्क्वायर थीटा, I1 अपन को पता है 128 cos स्क्वायर 60, वैल्यू पुट करेंगे अपने पास आ जाएगा 32 डिग्री। उसके बाद इंटेंसिटी आफ्टर पासिंग P3 इज I3, तो I3 यानी कि ये वाली चीज, ये यहाँ पर, तो I2 से पास हो रहा है। अब ध्यान से समझना, ये 90 डिग्री एंगल फर्स्ट वाले के रेस्पेक्ट में है, तो सेकंड वाले के रेस्पेक्ट में कितना एंगल हो जाएगा, 60 डिग्री पहले वाला है और ये 90 डिग्री। तो सेकंड वाले के रेस्पेक्ट में थर्ड वाले का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। 90 मत लिख देना, गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 90 और 60 फर्स्ट के रेस्पेक्ट में है, जबकि इससे जो जो लाइट आ रही है और इसके बीच में जो एंगल का डिफरेंस आएगा वो 30 डिग्री है।
तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ थीटा की जगह क्या रखना है 30 डिग्री। वैल्यू जब अपन पुट करते हैं तो 32 cos स्क्वायर 30, इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास ये निकल कर आएगा 24। तो इस क्वेश्चन का जो इंटीजर आंसर आने वाला है वो बच्चों क्या आने वाला है 24 इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, तो ये यहाँ पर पोलराइड से रिलेटेड पोलराइजेशन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया हुआ है अ 0.4 किलोग्राम मास टेक्स 8 सेकंड टू रीच द ग्राउंड व्हेन ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट p अबव सरफेस ऑफ अर्थ, द लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द लास्ट सेकंड ऑफ फॉल। ये बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है उस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से गिराया तो ये ग्राउंड पर आने में कितना टाइम लेता है 8 सेकंड का टाइम लेता है। तो 8 सेकंड का टाइम जब ये ग्राउंड तक आने में लेता है तो लास्ट सेकंड की पोटेंशियल एनर्जी में कितनी कमी आई होगी वो अपन को बताना है। तो लास्ट सेकंड का मतलब 7 सेकंड से लेकर 8 सेकंड के बीच की पोटेंशियल। तो 7 सेकंड से 8 सेकंड के बीच में जितनी भी डिस्टेंस इसने कवर करी होगी वही पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आया होगा। तो लास्ट सेकंड में ट्रैवल डिस्प्लेसमेंट अपन आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है h1। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है h1 है। तो h1 कितना हो जाएगा u प्लस a बाई 2n-1। n की वैल्यू अपन को 8 पुट कर देनी है, u की वैल्यू ड्रॉप किया था तो 0 पुट कर देनी है। तो h1 जो है हमारे पास 75 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है ये 75 मीटर है। तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस यानी कि पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस पूछा गया। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है वो रेफरेंस पे डिपेंड करता ही नहीं है। तो सीधे सीधे क्या ले लो, दोनों के बीच, दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस ले लो, mg से मल्टीप्लाई कर दो। तो सिंपली क्या हो जाएगा हमारे पास mg डेल्टा h की वैल्यू 75 हो जाएगी। मास की वैल्यू पुट करो, g की वैल्यू पुट करो, 300 इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था बच्चों वो आ रहा है हमारे पास 300 जूल। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा कुछ क्वेश्चन में था नहीं। अगर अपन यहाँ पर काइनेमेटिक्स से रिलेटेड और वर्क पावर एनर्जी से को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया गया था, ठीक है, करने वाला क्वेश्चन था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है टू सिंपल हार्मोनिक वेव्स having equal amplitude of 8 cm and equal frequency of 10 Hz are moving along the same direction. The resultant amplitude is also 8 cm. The phase difference between the individual waves is. तो अपन को बताना है, तो क्या कर सकते हैं, A1 को A मान लेते हैं, दोनों वेव्स सेम ही हैं तो A1 को A मान लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला है देखो इक्वल एम्पलीट्यूड। तो A1 A मान लेते हैं, A2 A मान लेते हैं, अरे A इक्वलेंट भी A इसने बोल दिया है। तो अगर दो वेव्स एक जगह पर सुपर इम्पोज होती है तो उनके एम्पलीट्यूड के जो इक्वलेंट होगा वो कैसे निकाला जा सकता है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा इक्वल्स टू a इक्वलेंट। ये सब वैल्यू a1 स्क्वायर की वैल्यू सबको पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनली बचेगा 1 प्लस 2 cos 5 इक्वल्स टू 0। cos 5 की वैल्यू -1/2। cos 5 अगर -1/2 आ रहा है तो 5 की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए बच्चों 120 डिग्री। तो ठीक है, ये वेक्टर से रिलेटेड और वेव्स के कॉम्बिनेशन ऑफ वेव से रिलेटेड क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आया होगा। तो इसका आंसर 120 डिग्री में पूछा गया है, इसलिए हमने डिग्री में आंसर भी बताया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टेनिस बॉल इज ड्रॉप ऑन द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 9.8 मीटर, इट रिबाउंड्स to the height of 5 meter. Ball comes in the contact with the floor for 0.2 second. The average acceleration during the contact. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट, एक बॉल है, उसको ड्रॉप किया 9.8 मीटर से, वो आई जमीन से टकराती है। तो टकराने से जस्ट पहले कुछ वेलोसिटी होगी, टकराने के जस्ट बाद कुछ वेलोसिटी होगी। तो टकराने के जस्ट बाद वो 5 मीटर मैक्सिमम हाइट तक जा सकती है। तो टकराने से जस्ट पहले वेलोसिटी √2gh करके निकाली जा सकती है ना। देखो यहाँ से यहाँ तक आई तो जस्ट पहले वेलोसिटी v1 थी, टकराने के जस्ट बाद v2 है और उसकी वजह से ये मैक्सिमम हाइट 5 मीटर तक गई। तो v1 की वैल्यू लिखोगे तो √2gh वैल्यू निकालते हैं 196 यानी कि 14 मीटर पर सेकेंड। v2 की जब वैल्यू लिखोगे तो ये भी कैसे निकाली जा सकती है, यहाँ फाइनल वेलोसिटी 0 है तो फाइनल वेलोसिटी 0, v इज इक्वल टू u प्लस v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर
प्लस 2as यूज़ कर सकते हैं। v की वैल्यू अपने को दी हुई है, u की वैल्यू 0 हो जाएगी, s की वैल्यू अपन को गिवन है, तो v2 भी क्या हो जाएगा √2gh। h की वैल्यू पुट कर दी, 10 मीटर पर सेकेंड निकल कर आ गई। अब पूछा है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 10, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 14, बट दोनों के साइन अपोजिट हैं तो साइन के साथ जरूर रखना। अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव और डाउनवर्ड को नेगेटिव मान लेते हैं, तो अपवर्ड 10 है, माइनस का 14 डिवाइडेड बाय टाइम, ये क्वेश्चन में गिवन था। सॉल्व करेंगे तो 120 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हमारे पास एक्सेलरेशन निकल कर आ जाएगा। तो ये हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन बच्चों निकल कर आया। तो इसका आंसर भी कितना है 120 है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ सर्टेन इलास्टिक कंडक्टिंग मटेरियल इज स्ट्रेच्ड इनटू सर्कुलर लूप, इट इज प्लेस्ड विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B 0.8 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 0.8 टेस्ला। व्हेन रिलीज द रेडियस ऑफ द लूप स्टार्ट्स श्रिंकिंग एट द कांस्टेंट रेट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप एट एन इंस्टेंट व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। ये बोल रहा है कि यहाँ पर एक लूप दिया हुआ है जिसकी कुछ रेडियस है और मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। ठीक है, अब ये श्रिंक कर रहा है, एक रेडियस जो इसकी है कम हो रही लगातार, किस रेट से कम हो रही है वो क्वेश्चन में गिवन है। तो अपन को ईएमएफ निकालना है। अब ईएमएफ क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, तो डी फाई बाई डी टी, वैसे माइनस आता है वो साइन की बात होगी, अपन को तो मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो डी फाई बाई डी टी। फाई क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा डी ए बाई डी टी। ए क्या लेंगे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करेंगे तो पाई बाहर 2r और डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी आपको क्वेश्चन में गिवन है ना 2r। r कितनी टाइम पर बतानी, जब रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर रख दी, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, मीटर में सब पुट करना। b की वैल्यू पुट करी, सारी कैलकुलेशन करते हैं, हमारे पास अप्रोक्स आंसर कितना निकल कर आता है 10 मिली वोल्ट आंसर इसका निकल कर आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 10 आंसर इसका इंटीजर में। मिली वोल्ट में पूछा गया था तो वैल्यू कितनी आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू 10 आ जाएगी। ठीक है, तो ईएमआई से रिलेटेड क्वेश्चन था, है ना। आई होप आपका सही भी हुआ होगा और यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको उसका सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 2 किलोग्राम इज मेकिंग प्योर रोलिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस विद काइनेटिक एनर्जी 2240 जूल। द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्फीयर। एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, प्योर रोलिंग कर रहा है। प्योर रोलिंग कर रहा है यानी कि विदाउट स्लाइडिंग आगे बढ़ रहा है, तो इसके पास दो तरह की काइनेटिक एनर्जी है, एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल होती है हाफ mv स्क्वायर और ट्रांसलेशनल रोटेशनल होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और ट्रांसलेशनल क्या होगी 1/2 mv स्क्वायर। तो देखते हैं कैसे सोल्व किया जा सकता है। मास इसका गिवन है बच्चों, देखो तो वेलोसिटी इसकी v नॉट दी हुई है, ओमेगा इसके लिए एक्सेलरेशन दिया, एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है। तो दो तरह की मास इसका दिया टोटल काइनेटिक, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ये होगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। आई यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों जो होता है 2/5 mr स्क्वायर। ओमेगा नोट, जब भी कोई ऑब्जेक्ट प्योर रोल करता है तो v इक्वल्स टू ओमेगा आर लिखा जा सकता है इस पॉइंट के लिए, क्योंकि ये स्मूथ सरफेस ये यहाँ पर है जो ग्राउंड पर चल रहा है, ग्राउंड की वेलोसिटी तो 0 है, तो यहाँ पर ओमेगा नोट की जगह अपन ने क्या लिख दिया है v नोट डिवाइडेड बाई आर। सोल्व करते हैं पूरा, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आती है 7/10 mv नॉट स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है 2240, इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करते हैं तो v नॉट स्क्वायर आता है 1600, तो v नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 40 यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। तो रोटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो कुछ नहीं था। अगर हमें पता है काइनेटिक एनर्जी कितने टाइप की होती है रोलिंग करते हुए ऑब्जेक्ट के पास, तो आराम से इस क्वेश्चन को सही किया जा सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन है अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 60 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस इन 6 मिनट. इफ टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज 10 डिग्री सेल्सियस देन आफ्टर द नेक्स्ट 6 मिनट इट्स टेम्परेचर विल बी. ये क्वेश्चन में बोलना चाह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका शुरू में टेम्परेचर कितना है 60 है, 6 मिनट के बाद 40 हो जाता है, तो बताओ अगले 6 मिनट में कितना टेम्परेचर हो जाएगा. और सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेल्सियस, ठंड पड़ी हुई है ना, 10 डिग्री सेल्सियस है. तो कैसे किया जा सकता है, देखो 60 से 40 में 6 मिनट लगते हैं, तो 40 से 6 मिनट बाद कितना टेम्परेचर हो जाएगा. तो हमें पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग अपन बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस. तो यहाँ पर ये तो हो गया टेम्परेचर डिफरेंस, ये हो गया टाइम, ये हो गया एवरेज टेम्परेचर. ये क्या होगा बच्चों, एवरेज टेम्परेचर. ये यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर हो गया. टी नोट जो होता है ये होता है सराउंडिंग टेम्परेचर. एवरेज मतलब इसका और इसका एवरेज ले लेना है आपको. तो पहले 60 से लेकर 40 के लिए ये इक्वेशन लिखते हैं. तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 60 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू के. प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो मैंने के कांस्टेंट मान लिया है. टी की जगह लेंगे इन दोनों का एवरेज, तो 50 माइनस 10. इक्वेशन नंबर 1 ये हमारे पास इस तरह से बनी. अब इसके लिए 40 से टी के लिए, तो 40 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू के. यहाँ अपन क्योंकि एवरेज लिखते हैं तो 40 प्लस टी डिवाइडेड बाई 2 माइनस टी 10. 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे जब अपन, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं. इसको पूरा जब हमने पूरा सोल्व किया तो टेम्परेचर हमारे पास कितना निकल कर आया, 28 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर निकल कर आया. ठीक है बच्चों, तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था. आई होप आपको समझ में भी आया होगा. ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट द बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड इफ द गैप आर क्लोज्ड बाय 2 ohm and 3 ohm. The shunt of the x ohm is added to 3 ohm resistor to shift the balancing point by 22.5 cm the value of x. देखो क्या दिया हुआ, ये बोल रहा है कि एक मीटर ब्रिज है, उस मीटर ब्रिज में क्या है, 2 रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं, एक 2 ओम का है और एक 3 ओम का है. ठीक है, तो उससे कुछ बैलेंसिंग लेंथ आ रही होगी, वो बैलेंसिंग लेंथ इन्होंने यहाँ पर बताई हुई है ना, और 3 ओम. तो आगे देखते हैं कि x की वैल्यू क्या हो सकती, क्या है यहाँ पर क्वेश्चन में. देखो तो यहाँ पर बोला है कि 2 ओम यहाँ पर रखा है और ये 3 ओम रखा है. बैलेंसिंग लेंथ जो आ रही है वो कुछ आ रही है, मान लेते हैं L1, तो इधर कितनी होगी 100 माइनस L1. इसके लिए जब कैलकुलेशन करेंगे तो L1 हमारे पास, जब तुम सॉल्व करोगे तो हमारे पास जो L1 निकल कर आएगी, ये L1 निकल कर आ जाएगी 200, यानी कि ये कुछ इस तरीके से. जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 200 इक्वल्स टू 5 L1, तो L1 की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आती है 40 सेंटीमीटर, यानी कि 40 सेंटीमीटर पर बैलेंसिंग हो रही है. अब अगला ये बोल रहा है कि एक काम करो, 3 ओम के अक्रॉस x ओम का रेजिस्टेंस शंट का मतलब है पैरेलल में जोड़ देना, तो इनका एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाएगा 3x प्लस डिवाइडेड बाई x प्लस 3, 3x डिवाइडेड बाई x प्लस 3. तो 2 डिवाइडेड बाई L2 इक्वल्स टू 3x और x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 100 माइनस L2, ये हो जाएगा. इन दोनों को जब पूरा सॉल्व करते हैं हमारे पास, हम इसको सॉल्व करेंगे. अच्छा, इसने एक चीज और बोली है, क्या बोली है देखो, इसने बोला है कि जो बैलेंसिंग है ना वो 22.5 शिफ्ट हो जाती है. अब तुम खुद सोचो 22.5 यहाँ पर पैरेलल में जोड़ने पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो कम हो जाता है तो ये लेंथ भी कम होनी चाहिए, ये वाली लेंथ कम होनी चाहिए, तो शिफ्टिंग इधर होनी चाहिए, यानी कि इस साइड रजिस्टर, इस साइड वाली लेंथ जो है 2 ओम के नीचे वाली जो बैलेंसिंग लेंथ है वो बढ़ जानी चाहिए. पहले कितनी थी 40, कितनी शिफ्ट हो गई 22.5, यानी कि टोटल कितनी होगी 62.5. समझ में आई, लॉजिक समझ में आया. यहाँ पर पैरेलल में था तो इसलिए लेंथ कम, पैरेलल की वजह से रेजिस्टेंस कम हो गया होगा, तो लेंथ भी कम हो जानी चाहिए, इसलिए शिफ्टिंग इधर की लेंथ ज़्यादा आनी चाहिए. तो L2 जो हो गया हमारे पास वो हो गया 40 प्लस 22.5. इस वैल्यू को जब अपन यहाँ पुट करते हैं, यहाँ पर देखो ये वैल्यू अपने यहाँ पर L2 पता लगी गया हमें, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, पुट करने पर x की वैल्यू जो हमारे पास निकल कर आ रही है वो कितनी आ रही है बच्चों 2 निकल कर आ रही है, यानी कि 2 ओम का रजिस्टर अगर और जोड़ देंगे तो शिफ्टिंग
बैलेंसिंग लेंथ में कितनी हो जाएगी, 22.5 की हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। मीटर ब्रिज का क्वेश्चन था, करंट इलेक्ट्रिसिटी से, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, सिखाने वाला क्वेश्चन था ये, आपके कई सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से ये क्लियर करेगा। चलिए बढ़ते हैं तो अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया हुआ है, अ पॉइंट चार्ज Q1 of value 4 Q naught is placed at origin. Another point Q2 equals to minus Q naught is placed at 12 centimeter. Charge of proton is Q naught. The proton is placed on x axis so that the electrostatic force on the proton is 0. In this situation the position of the proton from the origin. देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि x इक्वल्स टू 0 पर एक Q1 रख दो, x इक्वल्स टू 12 पर एक Q2 रख दो, इसकी वैल्यू Q2 की वैल्यू जो है वो क्या ले लो, माइनस का Q नॉट ले लो, और इसकी वैल्यू ले लो 4 Q नॉट। और ये बताओ कि प्रोटॉन को कहाँ रखें कि उस पर नेट फोर्स जीरो हो जाए, यानी कि नल पॉइंट ढूंढना है ना, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है, तो नल पॉइंट तो बाहर ही आने वाला है, तो इधर कहीं आएगा और छोटे वाले चार्ज के पास में आएगा, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो तो इधर आएगा, और इसकी वजह से यानी कि ये तो E2 और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर वाला आएगा, तो ये E1, ये दोनों बराबर होंगे तभी तो कैंसिल आउट हो पाएंगे। तो E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू को लिख लेते हैं। E1 की वैल्यू इसकी वजह से, तो देखो कितना आ रहा है, E1 की वैल्यू यहाँ पर अगर लिखेंगे इस पर्टिकुलर पर, या फोर्स की बात चल रही है ना, तो KQ1 Q2 मैंने यहाँ पर जो है फोर्स लिख दिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो KQ1 Q2 KQ1 इंटू Q नॉट डिवाइडेड बाई 12 प्लस एक्स, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है 12 प्लस एक्स, ये x मान लिया है तो 12 प्लस एक्स। इसकी वजह से अब लिखेंगे Q2 तो क्या हो जाए E2 जो लिखेंगे, यानी कि उसकी वजह से फोर्स आएगा KQ2 इंटू Q नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यू अपन पुट कर देंगे। ध्यान रखना अब अपन को सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करना है, क्योंकि अपन डायरेक्शन को पहले ही ले चुके हैं, क्योंकि ये माइनस का साइन दिख के ही तो अपन ने डायरेक्शन डिसाइड करी है। वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे तो यहाँ पर हमारे पास इसको सॉल्व करने पर 4x स्क्वायर इक्वल टू 12 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आएगा। दोनों साइड से स्क्वायर अंडर रूट ले लेते हैं तो प्लस माइनस 2 आता है, तो एक बार प्लस 2 ले लो और एक बार माइनस का 2x ले लो। तो प्लस का 2x लेने पर हमारे पास x की वैल्यू 12 आती है और एक जगह माइनस का 4 आती है। माइनस 4 मतलब इधर कहीं बीच में, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। x की वैल्यू -4 का मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू -4 का मतलब हो गया कि ये इधर कहीं पर आ रही है, इस साइड से इधर कहीं आ रही है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, बीच में नहीं आएगा। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो नल पॉइंट यानी कि जहां फोर्स जीरो हो सकता है वो पॉइंट दोनों के बाहर ही होगा, तो ये 12 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब क्वेश्चन में पूछा गया था कि इन दिस सिचुएशन द पोजीशन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द ओरिजिन से बतानी है भाई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 12 है, ये फिर से 12 हो गया, तो टोटल कितना हो गया 24। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगर अपन बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के हिसाब से अपन ने ये कैलकुलेशन करी है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक दिया हुआ है X92, इसका Z दिया हुआ है 242, इमिट्स करता है 2 अल्फा पार्टिकल, 1 इलेक्ट्रॉन और 2 पॉजिट्रॉन। तो अपन को जो प्रोडक्ट न्यूक्लियस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो उसका एटॉमिक नंबर अपन को बताना है। तो रिएक्शन लिख के देखते हैं, ये हो जाएगा इस तरीके से, है ना, 2 अल्फा पार्टिकल जिसका 2 यहाँ पर Z हो गया, ये इसका मास नंबर हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर -1 और मास 0 हो गया। तो चार्ज कंजर्वेशन जब अपन लगाएंगे तो यहाँ पर 92 इक्वल्स टू P प्लस 2 इंटू 2 -1 और 2 प्लस 1। पूरा सॉल्व करते हैं तो हमारे पास P की वैल्यू कितनी निकल कर आती है बच्चों, 87 निकल कर आ जाती है। तो इस तरीके से ये हमारा आखिरी क्वेश्चन जो था इस पेपर का, मॉर्निंग शिफ्ट का। ठीक है, आई होप आपको जितने क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए हैं इसके वो क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, और कोई भी क्वेरी है तो वो आप कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू।